हेलो एवरीवन। तो आज 12 मार्च है और देखो 1 अप्रैल से सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। स्टैम्प पेपर पर 10,000 से लेकर 25,000 बीच के जो मूल्य के स्टैम्प पेपर होंगे वो केवल ई स्टैम्प के रूप में ही मान्य होंगे। हालांकि 31 मार्च तक पुराने स्टैम्प पेपर भी चलते रहेंगे, लेकिन जो स्टैम्प पेपर 31 मार्च तक बच जाएंगे उनको सरकार मूल्य चुकाकर जो दुकानदार होंगे उनसे वापस ले लेगी। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी तक तो 80% जो ई स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब नियम ये बन रहा है ना कि 10 से लेकर 25,000 के बीच में जो स्टैम्प लगेंगे वो केवल ई स्टैम्प ही मान्य होंगे। जो पुराने स्टैम्प हैं वो 31 मार्च तक तो मान्य होंगे, लेकिन उसके बाद मान्य नहीं होंगे। तो सोमवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कुल 5,630 करोड़ रुपए से अधिक के स्टैम्प जो है वो चलन से बाहर होने वाले हैं। तो एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ा सा जानिए, आप एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न कई बार बनता है कि गेहूं खरीद पर 17 मार्च से जो है गेहूं खरीद जो शुरू हो रहा है उस पर जो मिनिमम रेट तय किया गया है वो है 2,425 रुपये। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि जो यहाँ पर एमएसपी तय की गई है गेहूं के लिए वो कितनी है। तो यूपी में 2,425 रुपये तय की गई है। इसके लिए 8 एजेंसियों के 6500 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और किसानों को भुगतान जो होगा वो 48 घंटे के भीतर PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। गेहूं खरीद इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज यानी कि ई-पाप मशीन के जरिए की जाएगी। बटाईदार किसान भी अपना पंजीकरण कराकर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। तो जो मिनिमम रेट है वो ध्यान रखिएगा, 2,425 रुपये सरकार के द्वारा तय की गई है। अलीगढ़ बीएसए की पत्नी के कॉलेज में सामूहिक नकल। तो एग्जैक्टली ये जो मामला है ये है कि इसमें एक बीएसए है जो अपनी पत्नी के नाम पर एक इंटरमीडिएट स्कूल को संचालित कर रहा है और उसके परीक्षा के में यानी कि जो उसका कॉलेज है वहाँ पर जब परीक्षा हो रही है तो खूब धुआंधार नकल हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। एक बात याद रखना कि अगर भ्रष्टाचार शीर्ष पर ना हो तो जो कर्मचारी होते हैं उनको हिम्मत नहीं पड़ेगी भाई साहब कि वो जो भ्रष्टाचार कर पाएँ, क्योंकि उनको पता रहता है कि हमारा जो मुखिया है वो बड़ा पावरफुल है, बीएसए है, कोई जो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा इनका जो भ्रम होता है कभी कभी टूटता भी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो शिकायत दर्ज हुई है वह केंद्र व्यवस्थापक और स्टडी मजिस्ट्रेट के शिकायत पर, तो केंद्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कई सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लगभग 7 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित प्रियंका सिंह इंटर कॉलेज नरफुरा बिलारी में प्रथम पाली के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान वाह केंद्र व्यवस्थापक राजेश राय और स्टेटिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार जांच करने पहुंचे थे। आरोपी की कक्षाओं में परीक्षार्थी नकल कर रहे थे। फिलहाल इन पर कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उससे एक बात तो मतलब ये होता है ना कि पैसे से आदमी का जो ईमान होता है वो डोलता है और फिर वो करने पर उतारू हो जाता है जो कि एक सक्षम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो ये होता है ना बेईमानी, घोटाला, भ्रष्टाचार, इसको बढ़ावा मिलता है। तो खैर अब स्कूल भी गया और बीएसए पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भले ही स्कूल उसके पत्नी के नाम पर हो लेकिन संलिप्तता तो पाई ही जाएगी। हालांकि थोड़ा सा इस पर और भी जांच की जाएगी, इसके बाद पता चलेगा। तो खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राज्य कृषि सेवा मुखी परीक्षा के 6 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त। तो अब तक 44 अभ्यर्थियों का जो दावेदारी निरस्त किया जा चुका है। एग्जैक्टली इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें विसंगति पाई गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 44 अभ्यर्थी, अभी इसके पहले 38 अभ्यर्थियों को जो है जो इनका एप्लीकेशन था वो निरस्त किया गया था और अब कुल मिला के 44 अभ्यर्थी ऐसे हो चुके हैं, यानी कि 6 और अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो गलत पाया गया है। एलिजिबिलिटी वगैरह इनकी सही नहीं है। हालांकि इनको 15 मार्च तक का मौका दिया गया है। ये शाम 5 बजे तक 15 मार्च को आप अगर चाहें तो आपत्ति लगा सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपको लगता है कि आप सही कैंडिडेट हैं, तो आप अपना जो आपत्ति है उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो अभ्यर्थी होंगे वो अब मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। यूपी बोर्ड में आज से परीक्षाएं समाप्त। कापियों का मूल्यांकन जो है ये 19 मार्च से कराया जाएगा और 2 अप्रैल तक, 19 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का टारगेट रखा गया है। 261 केंद्रों पर कापियों का मूल्यांकन होगा। कापियों का मूल्यांकन स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक की निगरानी में किया जाएगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक व डीएम द्वारा हर मूल्यांकन केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। और कुल मिला के 1,98,000 लगभग 2 लाख ने हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा भी छोड़ दी है, ये भी खबर मिल रही है।
एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बड़े कारोबारियों से मर्चेंट शुल्क वसूलने का प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कि यूपीआई से लेन देन पर शुल्क लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ध्यान देना कि इससे आप पर और हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो प्रस्ताव लाया गया है इसमें उन बड़े कारोबारियों को शामिल किया गया है जो वार्षिक 40 लाख रुपए या इससे अधिक की कमाई बिक्री करते हैं, तो उनको जो है यह शुल्क देना पड़ेगा। एमडीआर क्या है? एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह एक चार्ज होता है जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए देते हैं। जब ग्राहक यूपीआई और डेबिट कार्ड से भुगतान करता है तो बैंक और पेमेंट कंपनियों को आईटी सिस्टम का खर्च उठाना पड़ता है। इसकी भरपाई के लिए मर्चेंट शुल्क का प्रस्ताव है। फिलहाल सरकार ने शुल्क माफ़ किया हुआ है, तो यह शुल्क अब लागू करने की बात की जा रही है कि जिनका जो है सालाना 40 लाख रुपये से ज़्यादा की बिक्री है तो उनसे मर्चेंट शुल्क भी वसूला जाए। बाकी जो छोटे व्यापारी हैं और जो उपभोक्ता हैं जैसे हम और आप हैं, तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लेकर थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा कि अब आप यूपीआई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पैसा देना पड़ेगा उनको जो मतलब बड़ा लेन देन करते हैं। 40 लाख रुपए सालाना यूपीआई से लेन देन करना एक बड़ी बात मानी जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 40 लाख रुपए का मतलब हो गया कि पर डे जो इनकम होगी वो कम से कम 3 से 4 लाख के आसपास में आएगी। 4 लाख प्लस ही आ रही है अगर यूपीआई से, तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। एसबीआई की यूपीआई की सेवा कल घंटों बाधित रही थी। मतलब आप जब भी पेमेंट करने जा रहे थे तो वहाँ पर लिख के आ रहा था कि कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है। खैर अब ये सेवा सही कर दी गई है। इसी के साथ खबर ये भी निकल के आ रही है कि भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट देगी एयरटेल स्पेसएक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्पेसएक्स है यह एलन मस्क की कंपनी है और अब एयरटेल और स्पेसएक्स मिलकर भारत में इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से प्रोवाइड करने वाली है। हालांकि भारतीय ग्रुप के निवेश वाले वनवेब और जियो एसईएस के संयुक्त उद्यम जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को सैटकॉम यानी कि सैटेलाइट इंटरनेट का जो लाइसेंस है वो मिला हुआ है, लेकिन अभी तक ये सेवा भारत में है नहीं। स्टारलिंक जो कि स्पेसएक्स की कंपनी है एलन मस्क की, वो फिलहाल हमारे पड़ोसी भूटान में और बांग्लादेश में भी इंटरनेट दे रही है सैटेलाइट से, लेकिन अभी भारत में शुरू नहीं हुआ है। अभी कब तक शुरू होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात होता है कि एलन मस्क की ये कंपनी जो है भारत में आने वाली है। एयरटेल और स्पेसएक्स दोनों मिलकर ये सर्विस उपलब्ध कराएंगे। इससे फ़ायदा उनको मिलेगा जहाँ पर टावर नहीं लग पाते हैं, दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर मतलब इंटरनेट एक्सेस हो ही नहीं सकता है, वहाँ पर भी अब नेट एक्सेस किया जा सकेगा। और नई शिक्षा नीति को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष सामने सामने, तो यहाँ पर राज्यसभा में मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। विपक्ष के सांसदों ने ड्रॉप आउट दर, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाकर केंद्र को घेरा है और विपक्ष सांसदों ने गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया है। ये भी कहा है कि फिलहाल जो फीस वगैरह है, शिक्षा जो है वो महंगी हो रही है और जो बच्चे गरीब हैं उनको निजी संस्थानों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई सारे आरोप इसमें लगाए गए हैं और कहा जा रहा है कि सरकार जो है इनके प्रति असंवेदनशील हो रही है। और जो लोग अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। और ध्यान यहाँ पर ये दिया जाए कि जो पात्र हैं वो छूटने ना पाएँ, जो अपात्र हैं उनको ये मिलने ना पाए। तो लास्ट डेट 31 मार्च तय की गई है। 31 मार्च तक सुरक्षा का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद सभी को जो आवास वगैरह है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये आदेश आ गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की ओर से और अब ये प्रक्रिया यूपी में तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। आरपीएफ भर्ती परीक्षा में डिवाइस से पेपर सॉल्व कराने वाला गिरफ्तार। तो प्रयागराज के सराय इनायत में केंद्र पर पकड़ा गया खेल, अभ्यर्थी भी धरा गया। 17 मार्कशीट, 77 चेक सहित डिवाइस और अन्य उपकरण बरामद। तो केंद्र सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डिवाइस के जरिए पेपर सॉल्व कराने का खेल पकड़ा गया है। सराय इनायत स्थित परीक्षा केंद्र पर डिवाइस के साथ पहले अभ्यर्थी फिर केंद्र के बाहर बैठकर पेपर सॉल्व कराने वाला गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हाईटेक जोन सुनीता सिंह, सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंदावा को भी केंद्र बनाया गया था। तो डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह कुनावत ने बताया कि सोमवार को ऑनलाइन चल रही परीक्षा के दौरान गतिविधियां संदिग्ध होने पर कक्ष निरीक्षकों ने एक अभ्यर्थी की तलाशी लेने का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के सामने तलाशी ली गई तो उसके कान में ईयरबड जैसी एक छोटी डिवाइस मिली। यह कान के अंदर लगाई गई थी, बाहर से इसे देख पाना संभव नहीं था।
सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सुजीत कुमार मौर्य निवासी जनसा बाजार वाराणसी बताया। तो इस प्रकार से भी मतलब अभी ये लोग बाज आने वाले हैं नहीं। तो फ्रेंड्स ये सारी खबरें थी। खैर इसका जो पार्ट 1 है वो भी चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है। आप लोग पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सामने जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके भी आप रोजगार समाचार का पार्ट 1 जो आज सुबह अपलोड हुआ था उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।